हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम ई गवर्नेंस का यूनिट थर्ड के कुछ बचे हुए टॉपिक्स से हमको कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी। और वो टॉपिक्स हैं ई कॉमर्स और ई लर्निंग। तो चलिए डायरेक्टली पढ़ते हैं कि टॉपिक्स को समझते हैं कि टॉपिक्स हैं क्या। ई लर्निंग का पहले मीनिंग करेंगे कि लर्निंग होता क्या। लर्निंग साधारण भाषा में बोलेंगे जब हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, किसी चीज़ को अधिग्रहण करते हैं या अपने बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जब कुछ सीखते हैं तो हमारी जो बिहेवियर है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, या हम इंटेंशनली कुछ चीज़ सीखते हैं या किसी के द्वारा हमें सिखाई जाती है, या कोई एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ हम सीखते हैं, या कई बार हमें सडन एनकाउंटर करते हैं किसी चीज़ के साथ। सपोज करते हैं कि आप कहीं जा रहे थे, बस नहीं मिली, तो उस बस का ना मिलना नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी एक लर्निंग होगी कि मुझे इस समय पे आना पड़ेगा तो तभी बस मिलेगी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में जब चेंज आता है या किसी के सिखाने के ज़रिए जब हमारे अंदर कोई चेंज आता है, तो इस प्रकार की परिवर्तन को साधारण भाषा में बोलेंगे कि दैट इज़ ए लर्निंग। नाउ दिस द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, इट इज चेंज्ड। अब हम बात कर रहे हैं ई लर्निंग की, तो ई लर्निंग मतलब कुछ लर्निंग जो इस प्रकार की किसी चीज़ को सीखना या व्यवहार में चेंज लाना है, जब इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग हो। तो खास हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं कि ई लर्निंग मीन्स स्टडीज़ में या एकेडमिक्स में हम लर्निंग कैसे कर रहे हैं आज के समय में। तो ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसको भारत में ई विद्यापीठ भी कहा जाता है। इसको ऑफिशियल नेम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आईसीटी ई लर्निंग के टूल्स क्या हैं, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं। तो समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम सीख रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने व्यवहार में चेंज ला रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि रेडियो आया, रेडियो की तरफ कोई समाचार मिलते थे, या उसके थ्रू कोई आपको कोई लेक्चर, पहले के समय में कोई लेक्चर या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न में साउंड के साथ साथ आपने वीडियो भी देखना स्टार्ट किया। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मैं ड्रास्टिक चेंज मानता हूँ वो आया जब इंटरनेट। और इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को करीब कर दिया। और उसके बाद जो दूसरा जो रेवोल्यूशन मैं मानता हूँ, जो इंटरनेट के बाद जब मोबाइल फ़ोन्स और एप्लीकेशंस आए। आज आप के पास विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस से आप कई काम आसानी से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो लर्निंग के प्रोसेस में बिल्कुल चेंज आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है आईसीटी के टूल्स की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें है कि टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस क्या-क्या है? ई लर्निंग के क्या-क्या महत्व हैं? इसने किस प्रकार से हमारे जीवन को आसान कर दिया है? तो साधारण रूप से अगर आपने एनवायरनमेंट में आस-पास आप देखोगे, तो आराम से आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ई लर्निंग किस प्रकार की हमारे लिए महत्व है, या इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, या क्या-क्या बेनिफिट दे रहा है। तो ई लर्निंग को हम वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट पे कहते हैं। वर्चुअल का कहने का अर्थ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू। एक्चुअली में आप उसके सामने नहीं होते हैं, आपकी इमेज देख रहा होता है, जिस प्रकार से रियल में होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम जहाँ पे एक्चुअल में जो एक इंडिविजुअल है वो किसी के सामने नहीं है, बट वो फेस टू फेस के साथ बात कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड इन ई लर्निंग, दैट इज वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। या इसको हम बोल सकते हैं मैनेज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि क्रिएट किया गया हो, जो कि वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, बट दैट इज क्रिएटेड बाय सम ई टेक्नोलॉजीज। अब हम पॉइंट्स पे आते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या क्या-क्या महत्व हैं ई लर्निंग के। देखो, स्टडीज़ में ई लर्निंग में आज बिल्कुल आसान हो चुका है। अब अगर आपने किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करनी है या अपना नाम एनरोल करना है, आपने देखा होगा कि आज कहीं पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी चीज़ में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहला का काम होता था डेस्क टाइप जॉब। आपको डेस्क टाइप सर्विस डिलीवरी, आपको किसी भी ऑफिस में ही जाके वहाँ की सर्विस आप ले सकते थे, लेकिन आप आज घर बैठे ही उस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस सर्विस को ले सकते हो, कहीं पे अपना नाम दर्ज करा सकते हो, एनरोल कर सकते हो। दूसरा है ई लर्निंग में कोर्स डिलीवरी। देखो, आज
कोर्स डिलीवरी जो है डिजिटलाइज़ेशन के थ्रू हम कर रहे हैं। या जैसे मैं आज आपके लिए जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप से बनाऊँ, यूट्यूब से बनाऊँ या आपको गूगल मीट के थ्रू या किसी भी उपकरण के थ्रू आपको डिजिटल उपकरण के थ्रू आपको अपनी कोर्स को या अपने पाठ्यक्रम को आप तक पहुँचाता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ सर्विस इज़ कॉल्ड कोर्स डिलीवरी व्हिच इज़ गिवन बाय द digital world or digital you can say instrument, and this is one of the importance of the digital education or digital learning. अब उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अभी का जो कोरोना का दौर चल रहा है, पहले तो हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन करते थे, इससे पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है जैसे बैंकिंग के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको ऑफलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास कोई भी पेपर वर्क नहीं आएगा, पेपर पे आपने एग्जाम नहीं देना, आपने ऑनलाइन कंप्यूटर से ही आपका एग्जाम इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा। तो देखिए ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो होल है ये ज़्यादा आजकल चल रहा है कोरोना के इस पीरियड में। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप को अगर बीमारी से बचना है, आपने किसी चीज़ से दूर रहना है, तो अगर आपके पास ये डिजिटल हेल्प है, तो आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो। नहीं तो इस समय अगर आप सोचिए कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो क्या लगता है था कि आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन या एग्ज़ाम करना पॉसिबल था? लेकिन कई एग्ज़ाम्स अभी भी हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द ई हेल्प या ई लर्निंग या डिजिटल वर्ल्ड हेल्प टू द लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद है नेक्स्ट है कि हम ई लर्निंग से डिस्कशन, किसी प्रकार की डिस्कशन है, कोई आपका डाउट है, क्वेरीज है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे आप कमेंट्स के थ्रू आपके डाउट्स वहाँ पे क्लेरिफाई किया जाते हैं, या उसके बाद किसी और जरिए आप उसको अपना जो क्वेश्चन है, जो अपने अपने ग्रीवांसेस उस तक पहुँचा सकते हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। उसके बाद ये भी एक अनदर फीचर है ई लर्निंग का कि आप चैट के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अब मैक्सिमम बहुत सारी क्वेरीज हैं जो चैट के थ्रू की जाती हैं। फेसबुक पे भी आप उसको कर सकते हैं, कहीं सोशल ग्रुप्स बनते हैं, सोशल साइट्स बनती हैं, उन साइट्स पे आप अपनी क्वेरीज लिख के भेज देते हो। सो इस प्रकार की लर्निंग को हम बोल सकते हैं कि चैट के थ्रू आप किसी चीज़ को लर्न करते हो, और दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ई लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस का मतलब है ई लर्निंग में कि कई लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जैसे कि उनका मार्क्स एंट्री नहीं हुई है, उनकी फीस जमा नहीं हुई है, उनको ग्रेड कार्ड नहीं मिला है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनकी साइट पे अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को ई लर्निंग में आसान कर रहा है। उसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ है कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोर्टल्स बने हैं, वहाँ बहुत सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में है। जैसे कि मैं आज जो अपने वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब में, दिस इज़ वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। दिस इज़ नॉट ऑफलाइन लाइब्रेरी जो कि नॉर्मल होती है। ये डिजिटल लाइब्रेरी मतलब अपने सॉफ्ट मटेरियल जो कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जाता है, वो वर्चुअल प्रकार का होता है, लेकिन ये एक बहुत हेल्पफुल है। आज के टाइम में आप देखिए किसी भी प्रकार का अगर लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो आपको कहीं लाइब्रेरी की जरूरत में जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू विभिन्न प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसका एक महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो लर्निंग। देखो डिजिटल लर्निंग ने एक तो डिस्टेंस इतना आसान कर दिया है, नज़दीक कर दिया है, इंटरेक्शन इतना आसान हो चुका है। आज केवल आप किसी की आवाज़ ही नहीं सुन सकते, पर साथ पे उस इंसान को देख भी सकते हैं। तो एक विभिन्न प्रकार का, विशेष प्रकार का महत्व है ई लर्निंग का, जो विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को पहुँचा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का, नुकसान क्या-क्या है। देखो जिस प्रकार से किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होती हैं, उसी प्रकार के डिसएडवांटेजेस हमेशा साथ में रहते ही हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के, मैं ये मानता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि क्या-क्या डिसएडवांटेजेस इसकी हैं। पहला डिसएडवांटेज मुझे इसका ये लगा कि बहुत सारा जो डिजिटल जो लिटरेचर होता है उसमें लोगों ने अपने कॉपीराइट्स के लॉज़ रखे होते हैं। सभी लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि वो पेड होते हैं, उसको आप शेयर नहीं कर सकते बिना उसको पूछे। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल लर्निंग की, जो कि नुकसानदायक है मैं मानता हूँ। उसके बाद कैन नॉट रिप्रोड्यूस द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी मतलब जो हमारी लाइब्रेरी जैसे होती है, जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं, जहाँ पे हम रियल में विज़िट करते हैं, उस प्रकार का एनवायरनमेंट हम कभी भी वर्चुअल लाइब्रेरी जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते।
साधारण रूप से कह सकते हैं कि वीडियो के थ्रू पढ़ाना और मेरा वीडियो देखना और मेरे साथ बात करना, मेरे से क्वेश्चन पूछना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो वो एनवायरनमेंट जो रियल है, वो वर्चुअल कभी समान नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आउटडेटेड कंटेंट बिकम्स इनएक्सेसिबल। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ कंटेंट जब हम यूट्यूब में डालते हैं या कहीं भी किसी भी साइट में जाते हैं तो उनको रेगुलरली उस साइट को अपडेट करना पड़ता है, उस कंटेंट को भी अपडेट करना पड़ता है, उसके जो फीचर्स है उनको पूरा साइट को अपडेट करना पड़ता है। अगर उसको अपडेट नहीं करते हैं तो वो खुलता नहीं है, वो डिले करता है, उसमें वायरस आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है डिजिटल लर्निंग में। उसके बाद है मोर वल्नरेबल टू अटैक्स एज कम्पेयर टू द हार्ड रिसोर्सेज। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप वर्चुअल लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे कोई अपना रिसोर्स डालते हो, कोई अपना मटेरियल डालते हो, तो वो आसानी से चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, डिलीट हो सकता है, गायब हो सकता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरी लाइब्रेरी होती है हमारी हार्ड लाइब्रेरी, जहाँ पे जो कोई भी पुस्तक है, कोई बुक्स है, उनको आसानी से ना तो चोरी किया जाता। अब एक बुक्स 1 किलो की है और एक फाइल 1 केबी की है, उसको गायब करना या उसको हटाना किसको आसान रहेगा या किसको मुश्किल रहेगा, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद डिफिकल्ट टू गेट द बैकअप। बैकअप का मतलब जो कोई चीज़ आपसे अगर गुम हो जाए, डिलीट हो जाए, तो सॉफ्ट कॉपीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अगर आपके पास आपने कोई एक मटेरियल बनाई, कोई बुक बनाई, कोई सॉफ्ट कॉपी में रखा है, उसपे आपने लिखा, उसपे आपने 6 महीने से काम किया। सपोज़ करते हैं कि आपने उसको अपने लैपटॉप में रखा और आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, उसको कैसे बैकअप करेंगे? कई प्रकार के बैकअप करने के तरीके भी हैं, अगर उनको सही से प्रयोग ना किया गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बुक एक प्रिंटेड है, तो 1 बुक गुम हो जाए, 2 गुम हो जाए, 3 गुम हो जाए या अ, उसको नुकसान हो जाए, ये बहुत मुश्किल हो रहता है। पर मैं मानता हूँ कि जो सॉफ्ट कॉपी है, उसका बैकअप और उसको अटैक्स होना या उसको उसके खात्मा होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना। बाइंग एंड सेलिंग इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इज बिजनेस और कॉमर्स। तो ये खरीदना और बेचने का जो प्रोसेस है आज के समय में चेंज हो चुका है। इसको हम ट्रेडिशनल वे में हम इसको कंपेयर करते हैं। पहले के टाइम में हम या अभी भी जिन जगहों पे ये आईसीटी के उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम ट्रेडिशनल वे ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने कोई सामान खरीदना है तो आपको दुकान में जाना पड़ेगा, उसको देखने के लिए उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको पैसे देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज आईसीटी के टूल्स के प्रयोग ने इस पूरे प्रोसेस को, बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया। आज आप किसी सर्विसेज़ को अगर लेना चाहते हो या उसको देना चाहते हो, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज आपने देखा होगा कि आप किसी आइटम, किसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न पे उसको देख भी सकते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं और उसको खरीद भी सकते हैं और उसकी पेमेंट भी वहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और साथ में उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी सर्विस को लेना चाहते हो, कोई किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो, किसी से आप पढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अवेलेबल तो इस प्रकार की साधारण भाषा में कि चीज़ों को खरीदना और बेचना आईसीटी के ज़रिए या आईसी के टूल्स के ज़रिए, तो इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं ई-कॉमर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई कॉमर्स के दो टाइप्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक को बोलते हैं इंटरनेट कॉमर्स और दूसरा है एक्सटर्नेट कॉमर्स। पहले समझते हैं कि इंटरनेट कॉमर्स क्या है। इंटरनेट कॉमर्स बोल सकते हैं कि जब ऐसा कॉमर्स या ऐसा व्यापार जो किसी एप्लीकेशन या छोटे तौर पे किया जाए या इंटरनेट के द्वारा या एप्लीकेशंस के द्वारा किया जाए, तो इस प्रकार के कॉमर्स को हम बोलेंगे इंटरनेट कॉमर्स। जैसे भीम एप्लीकेशन से आप किसी भी प्रकार की पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी अपना पैसा भेज सकते हैं, किसी से भी पैसा मंगवा सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान सफाई से संबंधित है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पॉलिसी हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ये सारी इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर जीएसटी रेट फाइंडर, जैसे हम बहुत सारा टैक्स देते हैं कि आपने कितना टैक्स देना है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उमंग ऐप एक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफ़िशियल ऐप है, इसमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज़ वहाँ से दी जाती है, विभिन्न भाषा में ज दी जाती है। अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए तो वो इस एप्लीकेशन के द्वारा मिल जाता है, ऑनलाइन आरटीआई दे सकते हैं। माई गवर्नमेंट एक ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की साइट है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सर्विसेज़ के बारे में उसका उल्लेख किया गया है। वहाँ से आप जान सकते हैं कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ मिल सकती है या आपकी कोई दुविधा हो, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न, मिंत्रा जैसे शॉपिंग जो ऐप्स हैं, यहाँ पे अब हम किसी भी चीज़ को खरीद कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। या उसके बाद एक्स्ट्रा नेट कॉमर्स होता है, ये बड़े लेवल का कॉमर्स होता है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बिज़नेस पार्टनर और दूसरे बिज़नेस पार्टनर अपने बीच एक टाई अप करता है। एक उनका अपना स्पेसिफिक इंटरनेट का एक वो सिस्टम बना क्रिएट करता है कि वो दोनों आराम से एक-दूसरे के साथ लिंक्ड हो सके। उनकी जो कम्युनिकेशन आसान हो सके। तो इस प्रकार का कॉमर्स जो किसी 2 कॉमर्स या 2 बिज़नेस पार्टनर के बीच में होता है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं एक्स्ट्रानेट कॉमर्स। अब हम देखते हैं कि क्या-क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ई-कॉमर्स के लिए भारत में। तो ये हमने काफ़ी कुछ पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि ई-कॉमर्स की जो शुरुआत है भारत में, वो तब हुई जब नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान आया, एनईजीपी आया था। और आपको पहले से ही पता सेकंड यूनिट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एनईजीपी में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए और इन प्रोजेक्ट को अलग-अलग लेवल पे इनको इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि सेंटर में किया, स्टेट में किया और कुछ को इंटीग्रेटेड लेवल सेंटर और स्टेट के लेवल में किया। जैसे कि 11 जो थे स्टेट लेवल पे थे, 9 सेंटर लेवल पे थे और 7 इंटीग्रेटेड लेवल पे। तो उसमें से जो ई-कॉमर्स से भी कई जो इनिशिएटिव थे संबंधित थे और रिलेटेड थे, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किए। तो यहाँ पे हम देखें कि आपने उस टाइम मेरे से पढ़ा था कि एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक मिशन 21 करके, एमसी 21 करके एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें क्या होता है कि जो कॉमर्स जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या कंपनीज़ है, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको अपना नेम का अप्रूवल कराना है, किसी को अप्लाई करना है, नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, फाइलिंग को एनुअल स्टैट्यूटरी रिटर्न्स होते हैं, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्जेस होते हैं। कोई मॉडिफाई करना चाहता है, कोई सैटिस्फाई करना चाहता है, कोई वेरीफाई करना था किसी चार्जेस को, किसी डॉक्यूमेंट्स को या किसी चीज़ को आपने फिलिंग वेरियस स्टैट्यूटरी सर्विस रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी, कोई विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज जो रिक्वायर्ड करती है, जो किसी कंपनी को रजिस्टर करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो सारी चीज़ें इस एमसीए जो इनिशिएटिव के थ्रू हो सकती है। या किसी इन्वेस्टर को किसी प्रकार का ग्रीवेंसेस है, उसको कोई शिकायत है, तो इस एमसीए इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचा सकता है, ताकि हमारे जो कॉमर्स करने का तरीका है वो आसान हो जाए, हमारा व्यापार आसान हो जाए। जब व्यापार आसान होता है तो लोगों तक सेवाएँ आसानी से पहुँचती है। उसके बाद ई-ट्रेड भी एक ई-कॉमर्स का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे ई-ट्रेड को जैसे ई-टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रेड है, व्यापार को बढ़ाया जाता है। ई-बीच भी एक स्पेशल प्रकार का एक लिंक बनाया है गवर्नमेंट टू बिज़नेसमैन के लिए, कि आपको अगर किसी प्रकार का लाइसेंस लेना है, परमिशन लेना है, आपको किसी प्रकार की अथॉरिटी लेनी है, और अथॉरिटी ऐसे अगर ऑफलाइन अथॉरिटी ले, आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपने जमा करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन वही चीज़ अगर ई के थ्रू, डिजिटल के थ्रू हो तो आसान हो जाती है। फिर ई प्रोक्योरमेंट बोल सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट एक ऐसी ऑनलाइन दुकान होती है जहाँ पे बाइंग और सेलर होते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि मैंने ये टेंडर हम निकाल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन लोग इसको अप्लाई, तो बहुत सारे लोग को ऑफलाइन ना जाकर ऑनलाइन वो अपने उस टेंडर को भर सकते हैं, उस ठेके को वो ले सकते हैं, उस अपने किसी चीज़ को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे जाकर उस गवर्नमेंट की साइट से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेरिफाइड साइट होती है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट। अब होते हैं चलते हैं कि ई-कॉमर्स के बेनिफिट किस-किस को होते हैं। तो इसके बेनिफिट मैंने मेनली 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया, कि 3 प्रकार से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहला आ गया सर आपका ये ऑर्गेनाइज़ेशन, संगठन। ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब कोई भी कंपनी है, अ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको आज
किसी भी चीज़ को बेचना बहुत आसान हो चुका है। आजकल वो अपने ऑनलाइन साइट पे उसको डाल सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू उसको डाल सकता है, मैसेज के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का जो कार्य है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का अपने बिज़नेस के संबंधित वो आसानी से गवर्नमेंट तक पहुँचा सकता है और अपने कंज़्यूमर तक पहुँचा सकता है। तो ये सबसे बेनिफिशियल रहता है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। सेकंड आता है कंज़्यूमर। अब कंज़्यूमर 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक मैं मानता हूँ डायरेक्ट कंज़्यूमर और दूसरा होता है सोसाइटी, इसको मैं इनडायरेक्ट कंज़्यूमर मानता हूँ। डायरेक्ट कंज़्यूमर मतलब एक कंपनियाँ जो तो कोई भी इंसान जो लेमैन होता है डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी बड़ी कंपनी के पास नहीं जाता है, वो छोटे दुकान से या स्मॉल या होलसेलर के पास, रिटेलर के पास जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है उन कंज़्यूमर के साथ जो इन रिटेलर या होलसेलर जो इनसे सामान लेते हैं, अब इनके पास सामान लेना, देना ये बहुत आसान हो चुका है। या आराम से घर बैठे ही सामान का ऑर्डर कर सकते हैं, सामान को वापस भेज सकते हैं, सामान की पेमेंट कर सकते हैं ई-कॉमर्स के थ्रू, कि बहुत बड़ी-बड़ी पेमेंट्स होती हैं। तो ये इनके लिए कंज़्यूमर से जो इनडायरेक्ट कंज़्यूमर से जो दुकानदार बोलेंगे साधारण रूप से, उनको बहुत आसान हो चुका है। उसके बाद थर्ड लेवल का आता है सोसाइटी। सोसाइटी जो आम लोग होते हैं, जो इस ऑर्गेनाइज़ेशन और कंज़्यूमर के बीच में रहते हैं। आज लोग इनको भी बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि सामान डायरेक्ट कंज़्यूमर के पास आता है और यहाँ से ये लोग आसानी से ई-कॉमर्स के थ्रू किसी भी डिजिटल सब लोगों ने आजकल अपने-अपने एक पोर्टल बनाए हैं, अपने-अपने लिंक्स बनाए हैं, अपने-अपने अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, जहाँ से वो डायरेक्टली लोगों के साथ संबंधित रहते हैं। तो जब कहने का अर्थ है कि ऑर्गेनाइज़ेशन अच्छे से काम कर रही है, उनका काम तेज़ी से चल रहा है, जो इनडायरेक्ट कंज़्यूमर्स हैं, उन पर सामान सही समय से वो मिल रहा है, उनकी चीज़ों की डिलीवरी सही समय से हो रही है, उनकी पेमेंट सही समय से हो रही है, तो इससे जो मेन बेनिफिट होता है होल सोसाइटी को हो जाता है, सभी लोगों में। तो होल सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ेशन भी आ जाता है, कंज़्यूमर भी आ जाता है और लेमैन जो साधारण कंज़्यूमर है, वो भी इनडायरेक्ट कंज़्यूमर वो भी आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि तीनों ही सेक्टर्स को ये क्या कर रही है, बेनिफिट पहुँचा रहा है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन कि क्या-क्या इसके नुकसान या सीमाएँ क्या-क्या हैं ई-कॉमर्स के। पहली जो मुझे नुकसान या सीमा लगता है वो कि सिक्योरिटी थोड़ा कम होती है। देखो आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, आजकल विभिन्न प्रकार की साइट में बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलर बन चुके हैं, ऑनलाइन साइट बन चुके हैं, जिनकी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है। वो पता नहीं लगता कि वो सही में वो चीज़ बेचते हैं या वो चीज़ हमें पहुँचने में आप कई बार उसको ऑर्डर कर देते हो, पेमेंट कर देते हो और उसके बाद पता लगता है कि वो साइट ही ऑथेंटिक नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं सेल लगी होती है कि 1 मिनट में इस चीज़ को खरीदिए, सिर्फ़ ₹10 में ये चीज़ मिल रही है और उसको आप खरीद लेते हो और उसके बाद में वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है ई-कॉमर्स में। एज़ कम्पेयर टू इसको अगर हम कंपेयर करें कि आपने ऑफ़लाइन किसी दुकानदार के पास जाते हो तो उसको जानते हो, उसको पता है कि उसकी दुकान कहाँ पे है। वो 1 दिन या 1 हफ़्ते में अपनी दुकान खाली नहीं कर सकता, 1 घंटे में अपनी दुकान खाली नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी जो इनसिक्योरिटी ज़रा यहाँ पर रहती है। उसके बाद है नेक्स्ट नीड्स ऑफ फंड। ई-कॉमर्स को चलाने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी को लेने के लिए अगर आप ई टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, ई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना कॉमर्स को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको पहले फंडिंग की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार का अगर आप सपोज़ करते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, तो एक अच्छा मोबाइल होना ज़रूरी है, उसके अंदर इंटरनेट होना ज़रूरी है, उसके अंदर एक अच्छी एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ई-कॉमर्स को चलाने के लिए साथ में आपको दूसरी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप आईसीटी के टूल्स को ले सको, लेकिन ये इसका लिमिटेशन है कि सबके पास उतनी फंडिंग नहीं हो सकती या सब उस प्रकार का उपकरण जो उसको ज़रूरत होती है वो नहीं ले पाता। अगर उस प्रकार से नहीं ले पाता तो उससे दूसरा रीज़न आ जाता है कि इनसिक्योरिटी, वो सिक्योर नहीं हो पाता। जब आप अच्छी चीज़ नहीं खरीद पा जाते हो, अगर खरीद पाते हो तो कहीं न कहीं चीज़ में अगर खामी रह जाती है तो वो आपको सिक्योरिटी का इनसिक्योरिटी का कारण बन जाती है। उसके बाद है नीड ऑफ फ्रीक्वेंट अपडेट्स। लगातार आपको अपडेट करना पड़ेगा। कोई भी आप ई-कॉमर्स कोई भी ऐसी टिकट जब टूल आप सभी लोग चलाते होंगे, उस टूल को महीने में, 2 महीने या साल के बाद उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। अगर उसको आप अपडेट नहीं करते हो तो एक तो मिसबिहेव करेगा फंक्शनिंग में और साथ में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ई-कॉमर्स की एक खामी है, इसकी एक सीमा है, बाधाएँ हैं या नुकसान बोल सकते हैं। उसके बाद है नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिटरेट मैन पावर। दिस इज़ वन ऑफ द मेन यू कैन से द लिमिटेशन ऑफ ई-कॉमर्स। हमारे जैसे देश में
जब स्टार्टिंग में भी ई-कॉमर्स आ रहा था, तो बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या कंप्यूटर जो स्पेशलाइज़्ड रूप से बिज़नेस होल्डर के लिए बनाए जाते हैं, तो सभी लोग उसको चला नहीं सकते हैं। उनके लिए वैसे लोग चाहिए जो उसमें लिटरेट हैं, जो उसकी जानकारी रखते हैं, जो उसने उनकी पढ़ाई की है, तो तभी आप उस चीज़ को, सॉफ्टवेयर को, उस कंप्यूटर को या उस साइट को रन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सर, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि आईसीटी को प्रयोग करने के लिए बेसिकली आईसीटी के टूल के साथ इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, लैपटॉप है, लेकिन आप उसमें इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है। तो इंटरनेट की स्पीड अगर सही नहीं है, तो आप अपना जो एडवर्टाइज़मेंट हो या अपना मैसेज हो, लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हो। तो जब सही मैसेज सही लोगों को नहीं पहुँच पाता, तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास आपसे टूट जाता है। तो ये आज इसको कंपेयर करें हम एक दुकानदार के साथ, एक दुकानदार आपके सामने रूबरू आपको चीज़ों के बारे में बता रहा है, लाइव बता रहा है, बिल्कुल सही से डिटेल में बता रहा है। अगर वही चीज़ अगर कोई इंटरनेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको बता रहा है, लेकिन आवाज़ कट रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो आप जो कंज्यूमर है वो आप पे फेथ छोड़ देगा। अब उसके बाद कुछ लिमिटेशन है नॉन टेक्निकल, ठीक है? तो नॉन टेक्निकल में क्या है कि वो तो टेक्निकल थी पहले वाली, नॉन टेक्निकल मतलब वो कुछ कह सकते हैं कि सरकारी के रूप से कुछ कानूनी तौर पे जो है कुछ बाधाएँ आती हैं। पहला है कि लीगल इश्यू व्हिच आर नॉट लीगली रिज़ॉल्व्ड। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनेट साइट पे, साइबर में, जिनके बारे में अभी गवर्नमेंट ने कोई कि कौन-सी साइट ऑथेंटिक है। अभी बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है कि आप यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हो, इस एप्लीकेशन से करते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी साइट्स जो रन कर रही होती है इंटरनेट पे, तो किसी को भी मेनली अभी बताया नहीं गया है कि ये साइट आप रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लीगल इश्यूज़ जो अभी पेंडिंग हैं और ये कारण इसकी बाधा है। उसके बाद हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। आप लोग बहुत सारी सेवाएँ इंटरनेट के थ्रू लेते होंगे या ख़ासकर आप किसी प्रोडक्ट को जब लेते हैं ई-कॉमर्स में, तो जब ले लेते हैं तो उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हर कोई इंसान पढ़ता नहीं है। लेकिन जब आप को वो सामान पसंद नहीं आता या उसको आप वापस करना चाहते हो, तो तब बहुत सारी आपको वापस करने में दिक्कत आ जाती है। तब वो अगर आप उसको वापस करने लगते हो, तो वहाँ पे जो दूसरे उनके कंपनीज़ वाले हैं, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमेशा आपको बताएगा कि ये इस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे नहीं हो सकता। तो शुरू में बहुत सारी टर्म्स कंडीशन जो कि डिजिटल वर्ल्ड में जो हिडन रह जाती है, जिनको आम लोग पढ़ ही नहीं पाते और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं पाते हैं। तो एक इसकी एक बाधा है, एक लिमिटेशन है। उसके बाद है वर्चुअल मार्केट प्रॉब्लम लाइक साइज़ एंड क्वालिटी। देखो, वर्चुअल मार्केट प्रॉब्लम का मतलब कि वर्चुअली आप किसी चीज़ को देख रहे हो, चाहे मैं वीडियो के आधार पे देख रहा हूँ, चाहे मैं इमेज से देख रहा हूँ, किसी भी फ़ोटो देख के आप किसी चीज़ को मँगाते हो। लेकिन घर आके देखते हो कि उसका कलर अलग है, उसका साइज़ सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कई बार आपको वीडियो के थ्रू कुछ अलग रिफ्लेक्शन मिलती है, इमेज के थ्रू अच्छी कुछ अलग रिफ्लेक्शन मिलती है। कई बार अगर फ़ोटो सही से नहीं खींची है, तो वो दिखेगी कुछ और जब ओरिजिनली आपके पास पहुँचेगी तो वो कुछ अलग होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम दुकान पे जाओगे तो आप जो अपने आँखों से देखते हो, उसमें और इसमें हमेशा अंतर रहता है। उसके बाद फ़ियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कंट्रीज़ लाइक थर्ड वर्ल्ड। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमेशा अभी भी एक फ़ियर है, लोगों में डर है कि क्या पता क्या हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनके पास सभी पेमेंट वाली एप्लीकेशंस हैं, उनके पास ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कभी भी उनको उन्होंने यूज़ नहीं किया या यूज़ करने के लिए किसी और को बोलेंगे। क्यों? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक लिटरेसी बोल सकते हैं कंप्यूटराइज़िटी की लिटरेसी नहीं बढ़ती है, तब तक इस चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सभी लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी एक खामी मानूँगा। उसके बाद लेस पर कैपिटा इनकम। दूसरा नॉन टेक्निकल है कि दोबारा फंडिंग की बात आ जाती है कि ई-कॉमर्स एक बाधा है, एक लिमिटेशन तब बनती है जब जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ही लोगों की कम है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उसकी बेसिक टूल्स को नहीं कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें जैसे मोबाइल, लैपटॉप या उसमें जो इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए होती है, हर महीने का रिचार्ज वो कराना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है ई-कॉमर्स को रन करने के लिए, तो साथ में इसके कई बेनिफिट्स भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको भी कुछ और जो भी इसकी खामियाँ और या इसके कुछ एडवांटेजेस लगते हैं, आप इस पे ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।